एंड वेलकम टू माय चैनल दी वॉइस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो टर्किश प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जहां पर उन्होंने बोला है कि इंडिया को यूएन का परमानेंट सीट दिया जाए। उनका ये कहना है कि वर्ल्ड पूरी दुनिया सिर्फ 5 मेंबर से नहीं चलती है, और ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने एक मीटिंग में के बाद दिया है जब G20 समिट हमारे यहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने ये मेंशन किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पेज में, कि टर्किश प्रेसिडेंट रिकैप अर्दोगन सेड ही वुड प्राउड टू हैव इंडिया एज अ पार्ट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। उन्होंने बोला है कि वो गर्व महसूस करेंगे अगर इंडिया पार्ट होगा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब आप पूछेंगे कि ये सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, होती क्या है, इसका पार्ट होना कितना बड़ा एक वैल्यू एडवांटेज हमारे लिए करता है। तो आइए इस वीडियो में इस पर डिटेल में बात करेंगे कि सिक्योरिटी काउंसिल होती क्या है यूएन की, और इसका एक परमानेंट मेंबर होना कितनी बड़ी बात है। तो अगर हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं, यहाँ पे इन्होंने और मेंशन किया है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सिर्फ 5 देशों से ही है। परमानेंट जो मेंबर है इसके, जिनके पास वीटो पावर है, वो सिर्फ अभी तक 5 मेंबर ही हैं। अब 5, इनका कहना यह है कि सिर्फ 5 मेंबर ही पूरे वर्ल्ड का पावर डिसाइड करते हैं, ये सही नहीं है। इसलिए इसमें या तो रोटेशनल सिस्टम होना चाहिए और या तो इसमें एडिशन होना चाहिए न्यू मेंबर्स का। तो आइए हम इस पर एक बार डिटेल्स में देखते हैं कि यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल है क्या, कैसे काम करती है। तो यूएन की जो यूएन चार्टर 1945 में डिसाइड हुआ था कि 5 कंट्रीज़ होंगी जिनको कि परमानेंट सीट दिया जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल का। टोटल सिक्योरिटी काउंसिल में अगर आप देखेंगे तो 15 कंट्रीज़ आती हैं, जिसमें कि 5 होती हैं जो वो परमानेंट होती हैं, और जो 10 कंट्रीज़ होती हैं वो जनरल असेंबली से हर बार चुन के आती हैं। तो ये जो 10 कंट्रीज़ होती हैं ये नॉन परमानेंट होती हैं, और ये जो 5 कंट्रीज़ होती हैं ये परमानेंट होती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ये सिर्फ और सिर्फ इन 5 कंट्रियों के पास ज़्यादा होती है। और ये 5 कंट्रीज़ परमानेंट डिसाइड कैसे हुई? जनरली यूनाइटेड नेशन का जो गठन हुआ था वो वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो जितने भी जो वर्ल्ड वॉर 2 के विनर्स रहे हैं उन्होंने अपने आप को परमानेंट सीट दिया है, एक्सेप्ट चाइना। चाइना का केस अलग है, चाइना को एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया के लिए सीट ऑफर किया गया था और इसलिए मिला। चाइना वर्ल्ड वॉर 2 में एज ए विनर वहाँ पे नहीं था। तो अगर आप देखेंगे तो फ्रांस भी विनर रहा है, रशिया भी रहा है, यूके भी रहा है, यूएसए भी रहा है। तो इन सबको परमानेंट मेंबर दिया गया है वहाँ पे। अब परमानेंट मेंबर तो चलो ठीक है दे दिया गया, लेकिन इसके साथ साथ इन्होंने इनको एक बहुत ही अचूक पावर दी है जो कि है वीटो। ये ऐसी पावर है कि मतलब आप कोई भी रेजोल्यूशन अगर जाता है, जैसे कि कोई रेजोल्यूशन ऐसे कि यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया हुआ है, अब एक रेजोल्यूशन जनरल असेंबली में पुश किया जाता है कि रशिया पे हम मिलिट्री वो करेंगे, यूएन की तरफ से मिलिट्री कार्रवाई की जाएगी या फिर कोई सैंक्शन लगेगा। अब ये यहाँ तक तो ठीक है, जनरल असेंबली में ये रेजोल्यूशन पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन कोई भी रेजोल्यूशन को फुल एंड फाइनल होने के लिए 5 मेंबर्स की जो ये वीटो पावर वाली कंट्रीज़ हैं, इनको यस 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 5 यस वहाँ पे आने चाहिए, 5 अप्रूवल वहाँ पे आने चाहिए। एक भी मेंबर अगर बोलता है नो, तो वो पूरा जो प्रोपोजिशन है या पूरा जो वहाँ पे जो दिया गया था कि हाँ ये प्रपोज़ल है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। वो प्रपोज़ल वहीं पे कैंसिल हो जाएगा, उसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा। अगर इन 5 में से एक भी सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है वो बोलेगा कि नो, तो वो प्रपोज़ल वहीं पे कैंसिल हो जाएगा। अब आप सोच के देखिए कि रशिया ने हमारी बहुत हेल्प की है। जब कश्मीर का मुद्दा उठ के आया था यहाँ पे जनरल असेंबली के बाद सिक्योरिटी काउंसिल में, तो रशिया ने एब्सटेन कर लिया था वोटिंग से। एब्सटेन आप कर लेते हैं तो वो कंसीडर किया जाता है नो, और नो जब होगा तो यानी वो प्रपोजल ही कैंसिल हो जाएगा। ऐसे यूक्रेन वॉर के समय, क्योंकि खुद रशिया भी एक मेंबर है परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उसने क्लियर कर दिया कि नो, जो प्रपोजल रशिया का अगेंस्ट था उसने वोट किया एज ए नो, तो वो वोट कंसिडर ही नहीं होगा, यानी वो जो प्रपोजल है वो ख़त्म हो गया वहीं पे। इसलिए आज तक भी रशिया पे यूनाइटेड नेशन की तरफ से कोई सैंक्शन नहीं है। भले यूएसए ने लगाया है, फ्रांस ने लगाया है, ऑस्ट्रेलिया ने अपने तरफ से जो उन्होंने सैंक्शन लगाया है, बट यूनाइटेड नेशन की तरफ से एज ऑफ नाउ कोई सैंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो रूल है वो क्लियर ही नहीं हो पा रहा है।
तो ये जो पावर है ये सिर्फ 5 मेंबर्स को ही दी गई है। अब लोगों का ऐसा कहना है धीरे धीरे कि अगर आप वर्ल्ड का मैप देखें, यहाँ पे इतना बड़ा वर्ल्ड है हमारा, जिसमें कि एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है। इतनी बड़ी आबादी के लिए सिर्फ 5 कंट्रीज़ को ही वीटो पावर क्यों दिया जा रहा है? क्या एशिया का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ और सिर्फ रशिया और चाइना, रशिया एक तरह से यूरोप का ही आता है, उसको यूरेशिया कहा जाता है, आधा पोर्शन रशिया का यूरोप में आता है, तो क्या एशिया का चाइना ही सिर्फ रिप्रेजेंट करेगा? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप नॉर्थ अमेरिका में बात करें तो यहाँ पे इतू सा है, यूरोप में बात करें यूरोप इतू सा है, लेकिन वहाँ पे फ्रांस, उसके बाद यहाँ पे यूके, ये सारे इनको दे दिए गए हैं। तो ये चीज़, इस पे अभी बहुत ज़्यादा डिबेट हो रही है कि एक्सपेंशन होना चाहिए यूनाइटेड नेशन के जो परमानेंट सीट है। असली सीट जो है वो परमानेंट ही है, नॉन परमानेंट सीट तो हर 2 साल पे सबको मिलती रहती है, जितने भी जनरल असेंबली में है 10 मेंबर्स वहाँ से इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो परमानेंट सीट है उसका एक्सपेंशन होना चाहिए, और एक्सपेंशन अगर करना है तो किन कंट्रीज़ को ऐड करना चाहिए, इसमें जो प्रेफरेंस लिस्ट है, अगर हम लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो लिस्ट आती है वो है G4 कंट्री की। अब G4 कंट्री में कौन कौन आते हैं? G4 कंट्री में आते हैं ब्राज़ील, उसके बाद आता है आपका जर्मनी, उसके बाद आता है आपका इंडिया, उसके बाद आता है आपका जापान। ये 4 कंट्रीज है जिनको ऐड करने की बात चल रही है। ब्राज़ील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान, इनको G4 कंट्रीज़ कहा जाता है। और सबसे पहले अगर कोई एक्सपेंशन होता है, वैसे तो कोई एक्सपेंशन होगा नहीं, क्योंकि आप समझिए कि अगर एक्सपेंशन करना है तो सबसे पहले एक्सपेंशन करने के लिए एक प्रपोज़ल आएगा। अब ये प्रपोज़ल जाएगा जनरल असेंबली में, अगर जनरल असेंबली से अप्रूव होता है तो ये जाएगा सिक्योरिटी काउंसिल में, सिक्योरिटी काउंसिल में होगी वोटिंग, और वोटिंग होगी वहाँ पे है चाइना। अब आप ही बताइए कि चाइना क्या एक्सेप्ट करेगा कि इंडिया को परमानेंट सीट मिल जाए? कभी नहीं, चाइना सीधे उस पर वीटो कर देगा। तो इसका बहुत इतना स्कोप कुछ दिखता नहीं है कि परमानेंट मेंबर हाल फिलहाल में इंडिया को ऐसा मिल जाए, लेकिन चांसेस है कि कुछ और रेजोल्यूशन के थ्रू एडिशन हो जाए, उस पर वोटिंग ना हो, क्योंकि अगर वोटिंग होगा तो ऑफ कोर्स चाइना उस वोटिंग में वीटो पावर का यूज़ करके उसको एज ए नो डिक्लेयर करेगा और वो प्रपोजल वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। तो ये था ओवरऑल वीडियो का, मैंने आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सिक्योरिटी काउंसिल होती क्या है, टर्की का ऐसा क्यों कहना है कि एक्सपेंशन होना चाहिए, और अगर एक्सपेंशन होता भी है तो वो कैसे होगा। ओवरऑल ये था वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू एंड टेक केयर।